कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी लॉ हमने स्टार्ट किया था, लीगल एप्टीट्यूड का हमारा चैप्टर नंबर 4। हमने अपने लास्ट क्लास में बात किया था कि कंपनी होता क्या है, कंपनी क्या है, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमने अपने लास्ट क्लास में बात किया था। आज हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, नेशनैलिटी एंड रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी। नेशनैलिटी एंड रेजिडेंट ऑफ अ कंपनी। आपसे ये पूछ सकता है कि क्या एक कंपनी रेजिडेंट है या नहीं है, ये क्या एक कंपनी सिटीजन है या नहीं है। नेशनैलिटी होती है सिटीजनशिप, और रेजिडेंट होती है कि कंपनी रेजिडेंट में रहती है। अब बात करते हैं नेशनैलिटी एंड रेजिडेंट ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है। कंपनी क्या है? कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी इज अ लीगल पर्सन जो इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट होती है अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है। अब कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अगर जब कंपनी एक कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी अपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी वो क्या पर चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कंपनी जैसे कि एक अलग लीगल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या कंपनी को हम इंडिया का सिटीजन मानेंगे, इंडिया का रेजिडेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे? यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इंडिया का सिटीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वो क्या है? सिर्फ क्या कहता है भारत का संविधान? सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है? भारत का सिटीजन बन सकता है। सिटीजनशिप के लिए क्या हो सकता है कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही, एक इंडिविजुअल ही क्या कर सकता है? सिटीजन बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट के क्या नहीं कर सकती? एक सिटीजन नहीं बन सकती। कंपनी जो है उसको हम क्या नहीं कह सकते? सिटीजन नहीं कह सकते। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि क्या कंपनी जो है वो भारत की सिटीजन है या नहीं है, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जिसके पास सिटीजनशिप वो होता है जिसके पास क्या है? जिसके पास वोटिंग का राइट्स होता है। जिसके पास क्या होता है? वोटिंग का राइट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है? सिटीजन बन सकता है। तो कंपनी जो है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी जो है सिटीजनशिप नहीं बन सकती, कंपनी जो है सिटीजन नहीं बन सकती। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। तो अगर आपसे ओएमआर में पूछा जाए कि क्या कंपनी सिटीजन हो सकती है? नहीं, कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होता है जो क्या होता है? नेचुरल पर्सन होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप देता है। बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी सिटीजन नहीं है। रेजिडेंट की बात करते हैं कि क्या कंपनी जो है रेजिडेंट हो सकती है, भारत की रेजिडेंट हो सकती है कंपनी? तो रेजिडेंट की अगर मैं बात करूं, रेजिडेंट डोमिसाइल, डोमिसाइल क्या कहता है? इट वाज सजेस्टेड दैट बॉडी कॉर्पोरेट हैज नो डोमिसाइल। बॉडी कॉर्पोरेट के पास कोई अपना डोमिसाइल, अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं होता। इट इज क्वाइट ट्रू दैट बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट हैव अ डोमिसाइल इन द सेम सेंस एज इंडिविजुअल। एक
डोमिस एक दो कंपनी के पास डोमिसाइल नहीं हो सकता, जैसा कि एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन के पास होता है, बट बाय एनालॉजी विद द नेचुरल पर्सन द एट्रीब्यूट्स ऑफ रेजिडेंट, डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी कैन बी गिवन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। बट क्या होता है, जो कंपनी के सिटीजन, इसमें आप लिख सकते हो कि एक सिटीजनशिप के राइट एक कंपनी को नहीं मिल सकते, एक सिटीजनशिप के राइट, एक सिटीजनशिप के राइट एक कंपनी को नहीं मिल सकते। बट डायरेक्टली जो है कंपनी को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, बट एक कंपनी अपने मेंबर के थ्रू, मेंबर तो इंडिया के सिटीजन होते हैं, बट वो मेंबर के थ्रू, अपने मेंबर के थ्रू क्या कर सकती है, सिटीजनशिप के राइट को एंजॉय कर सकती है। आप ये लाइन लिख सकते हो, लिखो इस लाइन को, एक कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप, a company cannot directly, a company cannot directly enjoy the benefit of citizenship, but it can indirectly, it can, सर डायरेक्टली प्रश्न रिपीट करो। a company cannot directly enjoy the benefits of citizen ऑफ इंडिया, जो सिटीजन भारत के नागरिक को जो कुछ बेनिफिट मिलते हैं, एक कंपनी डायरेक्टली एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन नहीं होती, कंपनी सिटीजन नहीं है। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही सिटीजन बन सकता है, कंपनी सिटीजन नहीं बन सकती। डायरेक्टली कंपनी सिटीजनशिप के राइट को एंजॉय नहीं कर सकती। अ कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप, but indirectly, but indirectly but indirectly it can enjoy the whole benefit of citizenship through its member, but indirectly it can enjoy the whole benefit of citizenship through its member। तो ये इसमें क्या है, बेनिफिट, benefits of citizenship through its member। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक कंपनी को हम सिटीजन कहेंगे या नहीं कहेंगे, क्या कंपनी सिटीजन होती है, बताओगे? क्या कंपनी सिटीजन होती है? कंपनी सिटीजन नो सर, नहीं होती, नहीं होती। सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही होता है जो सिटीजन बन सकता है, कंपनी सिटीजन नहीं होती। तो जो भी सिटीजन के राइट्स होते हैं, जो भी सिटीजन के बेनिफिट होते हैं, वो कंपनी को डायरेक्टली नहीं मिलते, पर इनडायरेक्टली अपने मेंबर्स के थ्रू एक क्या कर सकती है कंपनी, वो सारे राइट्स को एंजॉय कर सकती है इनडायरेक्टली। क्लियर है? अब आगे आते हैं, जो मैंने लिखवाया है आप उसी को पढ़ना, इसका इतना सारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इट इज ऑल एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट मैं लिखवाया जा रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो इसकी प्रॉपर देखते रहना, जो यूट्यूब पे लगी हुई है, सो दैट आपको रिटेन रहे। अब आगे आता है कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मीनिंग होता है
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मीनिंग होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी की जो अपनी एक एंटिटी होती है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी और उसके मेंबर जो होते हैं अलग होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, कंपनी और उसके मेंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं। कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने काम वो खुद से नहीं कर सकती, वो काम किनके थ्रू करती है, नेचुरल पर्सन के थ्रू करती है। समझ आ गई? अभी क्या होता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ये कहता है कंसेप्ट कि कंपनी की अपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एंड इट्स मेंबर जो होते हैं वो क्या है, बोथ आर सेपरेट पर्सन। कंपनी जो होती है और कंपनी के जो मेंबर होते हैं दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट पर्सन। सेपरेट पर्सन, दोनों डिफरेंट है। रिलायंस एंड मुकेश अंबानी क्या है, दोनों सेपरेट पर्सन, अलग अलग है। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही होती है। कंपनी की कोई एक्चुअल पर्सनैलिटी नहीं होती। कंपनी की कोई रियल में पर्सनैलिटी, ना ही कंपनी चल सकती, ना ही कंपनी देख सकती, ना ही कंपनी कोई काम खुद से कर सकती। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर होती है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकती। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी काम कैसे करती है? कंपनी काम करती है नेचुरल पर्सन के थ्रू। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी खुद से काम नहीं कर सकती। कंपनी किसके थ्रू काम करती है, नेचुरल पर्सन के थ्रू काम करती है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट ये कहता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट कहता है फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी, फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। सिर्फ कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि कंपनी सारे कामों के लिए कंपनी खुद लायबल है। फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी ओनली कंपनी शैल बी लायबल। कंपनी शैल बी लायबल, ओनली कंपनी शैल बी लायबल। मेंबर कुछ भी काम करें, मेंबर भी अगर काम करेंगे वो माना जाएगा कि मेंबर जो है उसके लिए, मेंबर के काम के लिए भी कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगी। फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी ओनली कंपनी शैल बी लायबल, ओनली कंपनी शैल बी लायबल। बट कई बार क्या होता है, इस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाले कंसेप्ट का जो ये कहता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की अपनी खुद की पर्सनैलिटी होती है, कंपनी की मेंबर से अलग अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, कंपनी अपने कामों के लिए खुद लायबल होती है। तो कई बार क्या होता है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है कि कंपनी अपने काम खुद नहीं कर सकती। कंपनी को काम करने के लिए किसी दूसरे नेचुरल पर्सन की जरूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के काम सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही करता है ना। अब क्या होता है, कई बार कंपनी तो देखो ना देख सकती, ना बोल सकती, ना कंपनी कुछ फील कर सकती, कंपनी सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन है। कई बार क्या होता है कि लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए गलत काम करना शुरू कर देते हैं कंपनी के नाम से।
करते हैं ना। हाँ सर। लोग कंपनी का नाम कंपनी का खराब होता रहता है, लेकिन पीछे से काम गलत, उसके जो मालिक होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, वो क्या करते हैं, गलत काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से नाम सारा कंपनी का खराब होता है और कंपनी लायबल होती है ना। अब यहाँ पे एक हाँ कंसेप्ट सर। आता है लिफ्टिंग और पियर्सिंग थ्रू दी कॉर्पोरेट व्यू। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्यू, जो मैंने आपको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाला कंसेप्ट बताया है, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट व्हील ये कहता है कि कंपनी एंड इट्स मेंबर आर, कॉर्पोरेट व्हील लिखो, कॉर्पोरेट व्हील कहता है कंपनी एंड इट्स मेंबर आर डिफरेंट पर्सन। कंपनी एंड इट्स मेंबर आर एंड इट्स मेंबर आर डिफरेंट पर्सन, दोनों डिफरेंट है, अलग है। कॉर्पोरेट विल क्या कहता है? कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कि एक तरह से एक कॉर्पोरेट नाम का पर्दा डलना, उस पर्दे के अंदर जो कंपनी के मेंबर हैं वो छुपे रहते हैं। कॉर्पोरेट विल का नाम लिखो, एक कॉर्पोरेट नाम का पर्दा। कॉर्पोरेट विल लिखो, कॉर्पोरेट नाम का पर्दा, जिस पर्दे के पीछे जो मेंबर हैं वो छुपे रहते हैं। लोगों को तो पता ये चलता है कि कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में काम कौन करते हैं? जो उसके क्या होते हैं, मालिक होते हैं, काम तो वो करते हैं ना। लोगों को पता है कि ये कंपनी है, लेकिन उसकी कंपनी के अंदर कौन होते हैं? मालिक होते हैं कंपनी के, जो काम करते हैं, जो सारे डिसीजन लेते हैं। तो कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट पर्दा। कॉर्पोरेट पर्दा ये कहता है, कॉर्पोरेट नाम का ये पर्दा कहता है कि कंपनी और उसके मेंबर जो है वो डिफरेंट पर्सन, दोनों अलग है। ये कहता है कि फॉर ऑल एक्ट, सारे के सारे काम, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द कंपनी, फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द कंपनी ओनली कंपनी शैल बी लायबल। कंपनी के हर एक काम के लिए कंपनी ही लायबल होगी। मेंबर ने अगर काम किया है तो उस काम के लिए भी कंपनी ही लायबल होगी। फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द कंपनी या फिर मेंबर ओनली कंपनी शैल बी लायबल। कॉर्पोरेट विल ये कहता है फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर ओनली कंपनी शैल बी लायबल। कॉर्पोरेट विल तो ये कहता है। अब अभी कॉर्पोरेट विल ने ये बोल दिया कि मेंबर जो भी काम करे कंपनी लायबल होगी, तो मेंबर तो गलत काम करना भी शुरू कर देंगे, मेंबर तो फ्रॉड करना भी शुरू कर देंगे, है ना। मेंबर अपने पर्सनल फायदे के लिए कुछ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर देंगे। नाम किसका खराब होगा? कंपनी का खराब होगा। इस चीज से बचने के लिए एक कंसेप्ट आया, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? उठाना, उठाना, इस कॉर्पोरेट नाम के पर्दे को उठाना। समझ आ गई? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब होता है कॉर्पोरेट नाम के पर्दे को उठाना। आप लिख सकते हो हिंदी में, कॉर्पोरेट नाम के पर्दे को उठाना। समझ आ गई? यस सर। हाँ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या कहता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है कि भाई हम नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है कि कंपनी और उसके मेंबर जो है वो डिफरेंट है, वो दोनों एक ही है। ये क्या करता है? लिखो, ये डिसरिगार्ड करता है। डिसरिगार्ड क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को मानता ही नहीं है, ये डिसरिगार्ड करता है। ये कह के चलता है कि मेंबर और कंपनी वो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है,
वो दोनों एक ही हैं। वो क्या है? दोनों एक ही हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या कहता है कि पर्दे को उठाना और ये देखना कि वो कौन लोग हैं जो एक्चुअल में इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। समझ आ गई बात? जहां पर ये कहना चाह रहा है कि जहां पर कोई फ्रॉड होता है, अगर मेंबर ईमानदारी से काम नहीं करते तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कॉर्पोरेट एंटिटी, जो ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाला कंसेप्ट है, इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। उस काम के लिए कंपनी के जो मेंबर हैं वो पर्सनली क्या होंगे? पर्सनली लायबल होंगे। जहां पर मेंबर फ्रॉड करते हैं, जहां पर मेंबर फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, वहां पर क्या होगा? मेंबर जो है पर्सनली लायबल होकर चलेंगे। समझ आ गई? तो कॉर्पोरेट विल कहां पे एप्लीकेबल होती है? कॉर्पोरेट विल एप्लीकेबल होती है फ्रॉड के केस में। जहां पर फ्रॉड कर रहा है मेंबर, क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। टैक्स के मैटर्स में, कॉर्पोरेट मैटर, टैक्स के जो मैटर होते हैं वहां पर कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगती है। वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगती है। क्लियर है? तो कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कॉर्पोरेट विल कहता है कि मेंबर एंड उसके जो कंपनी है वो अलग पर्सन है। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है मेंबर और जो कंपनी है वो अलग पर्सन नहीं है, वो एक ही है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब कि जो कॉर्पोरेट नाम का पर्दा डला है उसको उठाओ और अंदर ये देखो कि वो एक्चुअल लोग कौन है जो इस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। किन सिचुएशनों में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगती है? जहां पर मेंबर फ्रॉडुलेंट तरीके से, धोखाधड़ी से काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। टैक्स की मैटर्स में, टैक्स टैक्स में जहां पे टैक्स की चोरी हो रही है, उन चीजों में क्या होता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग के यहाँ पर चलता है। समझ आ गया कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में, अगर मैं आपसे एक कंसेप्ट पूछूं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में क्या मेंबर पर्सनली लायबल होते हैं या नहीं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल में क्या मेंबर पर्सनली लायबल होते हैं या नहीं? बताओगे? यस सर। मेंबर पर्सनली लायबल होते हैं। वहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर देखो, एक होता है कॉर्पोरेट विल, एक होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। कॉर्पोरेट विल कहता है कंपनी और मेंबर जो है डिफरेंट है, अलग है। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है कंपनी और मेंबर अलग नहीं है। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। अब कॉर्पोरेट विल वाला, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट किन किन सिचुएशन में लगता है? किन किन सिचुएशन के अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट लगता है? आपसे ओएमआर में पूछ सकते हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट तब लगता है जब क्या हो? फ्रॉड हो। इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे मेंबर, वेयर द कॉर्पोरेट विल बी, जहां पर एक कंपनी कॉर्पोरेट विल वाले कंसेप्ट का यूज फ्रॉड के लिए कर रही है, इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कर रही है, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगता है। समझ आ गई? जहां पर कंपनी सिर्फ क्या है? एजेंट की तरह काम करती है। यहां पे लिखो, जहां पर कंपनी अपने मेंबर के लिए या अपने ओनर के लिए सिर्फ एजेंट की तरह काम करती है। एजेंट जो चाहते हैं कंपनी सिर्फ वही काम करती है। कंपनी सिर्फ अपने पर्सनल मेंबर के पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करती है, तो वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा, फिर वहां पे मेंबर लायबल होंगे। समझ आ गई? क्लियर है?
हाँ सर। थर्ड पॉइंट, जहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जो है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, वेयर द डॉक्ट्राइन कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी, जहां पर ये कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, पब्लिक पॉलिसी के अगर खिलाफ है, वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का वाला कंसेप्ट लगेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। चौथा, जहां पर एनिमी करेक्टर आ जाए, एनिमी करेक्टर, एनिमी करेक्टर का मतलब दो कंपनी के मालिक एक दूसरे ठीक के, है। इसमें लिखो अगर दो कंपनी के मालिक एक दूसरे के दुश्मन है तो उस केस में कंपनी भी दुश्मन होगी, जहां पे एनिमी करेक्टर आ जाए। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी का मालिक है पाकिस्तान का, एक कंपनी का मालिक है इंडिया का, भारत का, दोनों दुश्मन है ना? एक कंपनी का मालिक है हाँ इंडिया सर। का, एक कंपनी का मालिक है भारत का। अगर यहाँ पे एनिमी करेक्टर आ जाए, अगर दुश्मनी वाला करेक्टर आ जाए कि भाई दो लोग ऐसे हैं जो दुश्मन है एक दूसरे के, तो हम ये मान के चलेंगे वो उनकी कंपनी भी एक दूसरे की क्या होंगी, दुश्मन होके चलेंगी। तो जहां पे एनिमी करेक्टर आ जाए हाँ। वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट लगता है। क्लियर है? समझ आ गई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। नोट कर रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो? हाँ सर, पर वो पहले वाला ए वाला कुछ समझ में नहीं आया। कोई नहीं, आप इस जो वीडियो को देख देख के पूरे शॉर्ट नोट बना लेना, मैं वीडियो डालूंगा ना अच्छे से, एक एक चीज को, हाँ ठीक है। पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से। वैसे समझ आ रहा है आपको जो मैं बता रहा हूँ सारे का सारा, सलोनी? हाँ सर। हाँ। कोई डाउट? हाँ सर। कोई किसी तरह का डाउट? नो सर। ओके। नो सर। चौथा पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, जहां पर आपने कंपनी टैक्स चोरी के पर्पज से बना रखी है, जहां पर अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि जहां पर आपने कंपनी कंपनी जो है, जहां पर आपने कंपनी जो है जहां पर आपने कंपनी टैक्स चोरी करने के लिए बना रखी है, तो वहां पे भी क्या होगा, ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट है ये लग के चलेगा। कई बार लोग क्या करते हैं, काफी सारी कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बनाने का पर्पस क्या है, टैक्स चोरी करना होता है, तो वहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा, वहां पे फिर मेंबर पर्सनल लायबिलिटी होगा। समझ आ गई? हाँ सर। जहां पर आप क्या कर रहे हो, टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, टैक्स अवॉइडेंस। एक होता है टैक्स इवेजन, इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग होता है कि आप टैक्स पे नहीं करना चाहते, आप टैक्स अवॉइड करने के लिए अलग से क्या कर रहे हो, आपने कुछ अलग से कंपनी बना रखी है, और कंपनी का बनाने का पर्पस क्या था, सिर्फ टैक्स चोरी करना था, या कुछ दूसरे खर्चे कर, जैसे कुछ कंपनी को कुछ खर्चे करने होते हैं, उन खर्चों से बचने के लिए कंपनी ने क्या कर रखा है, कोई ऐसी कंपनी बना रखी है जिससे वो खर्चे करने से बच रही है। कुछ ऐसे खर्चे लिखो, कुछ ऐसे खर्चे जो लोगों के अंदर करना बहुत जरूरी था, आप उनको वेलफेयर लेजिस्लेशन, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन इज ए कॉमन एज अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन। जैसे आप टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, कुछ आपको जैसे एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ता है, एम्प्लॉय को बोनस देते हैं ना, हाँ वर्कमैन सर। को बोनस बोनस दिया जाता है, लेकिन आप बोनस देने से बच रहे हो,
और बचने के पर्पज से आपने क्या कर रखा है, कुछ ऐसी कंपनी बना रखी है जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, इस वेलफेयर लेजिस्लेशन को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। जहां पर आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो वेलफेयर लेजिस्लेशन को, अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर। ये ऊपर लिखो इवेजन ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिखो इवेजन ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिखो अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। जहाँ पे आप वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करते हो, कुछ खर्चे करने होते हैं लोगों के अंदर, अगर आप वो खर्चे नहीं कर रहे, आप एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ खर्चे नहीं कर रहे जो कि मैंडेटरी थे करने, तो तब भी क्या होगा, आपकी जो ये कॉर्पोरेट विल वाला कंसेप्ट है इसको लिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है। चलो क्लियर है। हाँ सर। हाँ, और क्या है चौथा, वेयर इट इज फाउंड दैट कंपनी हैज अब्यूज्ड इट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी फॉर अनजस्ट एंड इनइक्विटेबल पर्पस, द कोर्ट वुड नॉट हेजिटेट टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल। जहां पर एक कंपनी ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का यूज कुछ गलत करने के लिए किया है, उसने क्या किया है, कुछ गलत किया है। अगर कंपनी ने कोई गलत काम किया है तो कोर्ट वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगा के चलेगी, क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्चुअल में तो कंपनी के मालिक काम करते हैं। तो उस केस में क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा। एनी रॉन्गफुल एक्ट जो कि क्या है, अनजस्ट है, जो कि अन्याय की तरह है, जिसको कोर्ट क्या बोलता है कि ये अनजस्ट है, ये अन्याय है। कंपनी कोई क्या करती है, अन्याय करती है। कंपनी किसी तरह से इनइक्विटेबल पर्पस के लिए बनी गई है, तो वहां पे क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगी। तो ये 4-5 चीजें हैं जहाँ पे कंपनी फ्रॉड करती है, जहाँ पे कंपनी क्या है, एजेंट है अपने ओनर्स की, अपने मेंबर की, जहाँ पे जो ये कॉर्पोरेट विल है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, जहाँ पे क्या है, एनिमी करेक्टर आ जाए, जहाँ पे टैक्स चोरी करने के पर्पज से कंपनी बनाई गई है, जहाँ पे कुछ वेलफेयर लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के पर्पज से कंपनी बना रखी है, या लास्ट में आपने कुछ अनजस्ट इनइक्विटेबल पर्पज के लिए कंपनी बना रखी है, कुछ गलत पर्पज के लिए कंपनी बना रखी है, इलीगल पर्पज के लिए कंपनी बना रखी है, तो वो सब क्या है, वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर आता है। वहां पे फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगेगा, वहां पे फिर उसके मेंबर क्या होंगे, लायबल बुक यहाँ पर चलेंगे। समझ आ गई, क्लियर है। हाँ हाँ जी, सर। कोई डाउट। नो सर। सर कंपनी, अंशु ये एक क्लास अटेंड कर रहा है। हाँ जी, अंशु ने आज आई आज क्लास के लिए। पता नहीं वो नहीं आया आज, क्या ना, कहाँ सारे के सारे कहाँ है वो। यशु की तो नानी एक्सपायर हो गई है, क्या सीन है बताओ। अगर आज इतना करना है तो हाँ इतना कर उसने लो, कहा था। अगर इतना करना है तो इतना कर सर ये लो। पॉइंट खत्म करते कंपनी। हाँ ये कंपनी का पॉइंट खत्म करते। कंपनी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बिजनेस एंटिटी, कंपनी और दूसरी बिजनेस एंटिटी के अंदर क्या फर्क है। तो पहला ये वाला कर लेते हैं आज, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये आता है, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सेपरेट, कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन, बट पार्टनरशिप फर्म जो होती है, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होती। समझ आ गई। कंपनी एक सेपरेट लीगल फर्म है, पर्सन है,
लेकिन एक फर्म सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है फर्म की, वो प्रॉपर्टी किसकी होती है? वो पार्टनर की होती है। बट कंपनी के अंदर कंपनी उसके मेंबर की, कंपनी के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके मेंबर की नहीं होती, वो कंपनी की खुद की होती है। क्लियर है? हमने कैरेक्टरिस्टिक में हाँ पढ़ा सर। था कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। समझ आ गई? हाँ सर। जो क्रेडिटर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो क्रेडिटर होते हैं किसके? इंडिविजुअल पार्टनर। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म ने किसी से लोन ले रखा है, तो वो जिससे लोन ले रखा है, मान लो एक बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक अपना पैसा उसके पार्टनर पे से रिकवर कर सकता है। लेकिन कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, तो मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होते। अगर कंपनी से पैसा लिया है तो जो क्रेडिटर है वो कंपनी के खिलाफ ही क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे, केस करेंगे। मेंबर के खिलाफ वो केस नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। पार्टनर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, पर मेंबर जो होते हैं वो एजेंट नहीं होते। कंपनी के एजेंट वो नहीं होते। कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग होते हैं। समझ आ गई? हाँ सर। एक पार्टनर जो है अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ क्या नहीं कर सकता? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ए पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद दिस फर्म। बट एक मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है? ओके। पॉइंट नंबर 6, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर्स। एक पार्टनर अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्म के अंदर एक पार्टनर अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर वो अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे सारे दूसरे पार्टनर की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। बट मेंबर जो है वो क्या कर सकता है? कंपनी का मेंबर अपने शेयर अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर सकता है। समझ आ गई? पार्टनर अपनी मर्जी से शेयर हाँ ट्रांसफर सर। नहीं कर सकता। उसको शेयर ट्रांसफर करने के लिए बाकी सारे पार्टनर की क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। बट मेंबर अपनी मर्जी से, कंपनी का जो मेंबर होता है अपने शेयर क्या कर सकता है? किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7, restriction or partner's authority contained in the partnership contract do not bind outsider। वो कहना चाह रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनर की पार्टनरशिप डीड सिर्फ पार्टनर की अथॉरिटी को ही क्या करती है? कंट्रोल करती है। आउटसाइडर को वो कंट्रोल नहीं करती। जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर जो पार्टनर की अथॉरिटी होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। पार्टनर क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं कर सकते। पर पार्टनरशिप डीड से आउटसाइडर कंट्रोल नहीं होते। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में जो आउटसाइडर होते हैं वो भी क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। कंपनी के केस में आउटसाइडर भी क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। आर्टिकल जो होता है कंपनी का वो इफेक्टिव होता है, पब्लिक उससे क्या होती है? बाउंड होती है। पब्लिक को जो कंपनी के आर्टिकल के अंदर लिखा होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। समझ आ गई? हाँ सर। पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है।
फर्म फर्म के हर एक काम के लिए जो उसका पार्टनर है वो पर्सनली लायबल होगा, बट मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी की जो लाइफ होती है इनफाइनाइट होती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी के शेयर होल्डर की, कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाए, कंपनी का मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कंपनी की लाइफ पे असर नहीं पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, इनफाइनाइट लाइफ, मेंबर जाए आए कंपनी की लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। पर पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं होता, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो वहीं पर पार्टनरशिप फर्म जो है खत्म हो जाएगी। समझ आ गई? यस सर। ए बी सी 3 लोगों के बीच में पार्टनरशिप, ए की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप वहीं पे क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। कंपनी के अकाउंट्स जो होते हैं उसको ऑडिट करवाना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है किसके द्वारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, सीए से। पर एक पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होती, मर्जी पे डिपेंड करता है। पार्टनर चाहे तो करवा सकते हैं, पार्टनर चाहे तो नहीं करवा सकते, लेकिन कंपनी को ये करवाना जरूरी होता है एज पर द कंपनी रूल। समझ आ गई? आगे बढ़े।